नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी लक्ष्य कोचिंग 7 मील में। कल हमने पढ़ा था दो हेडिंग, विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र और अक्ष पर, विषुवत तल पर, इस तरह कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये समझ में नहीं आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण एक विद्युत क्षेत्र कैसे हो सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि जैसे कोई बिंदु आवेश हो तो वो बाकी मतलब अपनी सभी दिशाओं में इस तरह से कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं के रूप में, मतलब विद्युत क्षेत्र के रूप में कुछ विद्युत, एक मतलब क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उसका होता है इस बिंदु आवेश के कारण, जो कि ये अनुभव कराता है कि अगल बगल किसी भी नए आवेश के आने से कोई ना कोई बल लगने वाला है। बस ये अपनी ताकत का एक नमूना दिखाता है इन विद्युत क्षेत्र के रूप में, या कह सकते हैं इस विद्युत क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में। और यहाँ पर आपने देखा होगा कल विद्युत द्विध्रुव में, डाइपोल में, कि दो बिंदु आवेश होते हैं, एक -q और एक +q। तो यहाँ पर तो दो बिंदु आवेश हैं, तो इन बिंदु आवेशों का वास्तव में विद्युत क्षेत्र होता है। तो इन बिंदु आवेशों का सम्मिलित विद्युत क्षेत्र ही सम्मिलित विद्युत क्षेत्र को ही यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि किसी दो बिंदु आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हों, विजातीय आवेश हों, अनलाइक चार्जेस हों, तो ये पता करेंगे कि इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर, कि चाहे वो अक्ष पर हो चाहे वो विषुवत तल पर हो। देखिए, विषुवत तल इसे कहेंगे, एकदम इन दोनों के ये लंबवर्धक पर, यहाँ पर या अक्ष पर का मतलब यहाँ पर कोई बिंदु हो, तो इन बिंदुओं पर पता करेंगे कि विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा इन दो बिंदुओं के कारण, या कह सकते हैं इस टोटल सिस्टम के कारण, जिस सिस्टम को हम कहते हैं कल से हम कह रहे हैं इसे विद्युत द्विध्रुव। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम इसको थोड़ा सिद्ध करने के टाइप में सिद्ध करेंगे। विद्युत अक्ष पर सबसे पहले हम अक्ष पर निकालते हैं। अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो देखते हैं। देखिए, किताब में सबसे पहले अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जो चित्र बनाया है वो चित्र कुछ ऐसे बना है। इसमें इधर +q ले लिया गया है, इधर -q ले लिया गया है। और कहीं कहीं पर किताबों में आपको ऐसा चित्र भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर -q हो, यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि बाएं साइड में, कहीं कहीं पर बाएं साइड में +q है तो कहीं कहीं पर बाएं साइड में -q है, और दाएं साइड में कहीं जगह पर -q है तो कई जगह पर +q है। NCERT में तो इसको लिया गया है, बाकी किताबों में कहीं कहीं पर ऐसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप करें क्या, कैसे समझे कि किस तरह होना चाहिए। देखिए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि ये -q किधर है, हमेशा ही P वेक्टर की दिशा का आप ध्यान रखिए। P वेक्टर की दिशा -q से +q की ओर होती है, ऐसे कुछ होगी इसमें, तो बस उसी हिसाब से काम करना है। अगर -q से +q ऐसे लेंगे P वेक्टर की दिशा, तो यहाँ पर जो अन्य बिंदु लेंगे, जो कि आप अक्ष पर ले चाहे विषुवत अक्ष पर ले, तो उसको आप इसी दिशा में ले लीजिए यहाँ पर। और अगर आप -q से +q की ओर लेना चाहते हैं तो P वेक्टर की दिशा आप समझ सकते हैं ऐसी होगी। तो इस बार जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो उसको आप इस दिशा में लेंगे। माने यहाँ पर कोई बिंदु P, यहाँ पर कोई बिंदु A ले लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु B ले लीजिए। तो इस तरह कुछ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिशाओं को कैसे मैनेज करना है। हम इस वाले क्षेत्र को लेके चलते हैं क्योंकि ये किताब में दिया गया है, ताकि एक संतुलन बना रहे, तालमेल बैठे। तो देखिए, अब बिंदु B पर हमें इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों बिंदु आवेशों, या कह सकते हैं टोटल इस क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए कि ये बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O मान लीजिए,
वो यहाँ पर सेंटर है, इससे r दूरी पर है। जो आप इस मतलब इसको आप उत्पत्ति कह सकते हैं, ओ सॉरी हाँ उत्पत्ति, तो ये उत्पत्ति है या कह सकते हैं डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन की पहली लाइन आप लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिसकी की टोटल क्या कहते हैं ये दूरी जो कि आपस में 2a दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए कल हमने देखा था कि P अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव हो तो उसके बीच की दूरी अगर r हो और कोई एक बिंदु आवेश q हो तो q इंटू r बराबर p हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ सेंटर से चूँकि इस दूरी को लिया जा रहा है, टोटल दूरी है r को, तो सेंटर के अगल बगल इन दोनों की दूरियों को a से मतलब निकाला जाएगा है। तो इससे होगा क्या कि थोड़ा सवाल को हल करने में थोड़ा सरलता मिलेगी, इसलिए यहाँ पे 2a लिया गया है। नहीं तो यहाँ पर r या b ऐसे कुछ छोटी मोटी दूरी ले सकते थे, यहाँ पे अलग अलग इसको 2a करने की ज़रूरत ना पड़ती। मगर चूँकि o से r की दूरी ली गई है, o से बिंदु b की दूरी ली गई है। अब ये o से क्यों लिए गए हैं इसे भी मैं क्लियर कर दूंगा आगे कुछ, मतलब जैसे ये हेडिंग हो जाएगी उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं इस बिंदु दूसरी हेडिंग आप दूसरी लाइन लिखेंगे, जैसे पहली लाइन आप लिख दी कि वो ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जो कि आपस में 2a दूरी पर स्थित है तथा उनके केंद्र O से एक बिंदु B अक्ष पर r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि इस बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, उतना आप एक बार लिख लीजिए बगल में कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वो यहाँ पर इस बार होगा P वेक्टर बराबर Q इंटू 2a। अब देखिए ये बस केवल क्या होगा, ये बस केवल उसका परिमाण होगा, मगर आपको दिशा लेनी है तो आप दिशा के लिए पी कैप ले लीजिए। पी कैप क्या है, पी कैप ये दिशा को इंडिकेट करेगा, ध्यान रखिए इस दिशा को। तो पी कैप से आप घबराइए मत, इसको आप बस केवल रखे रहिए, इसे आप ज़रूरत के हिसाब से समीकरण 1 मान लीजिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि बिंदु, अब हम अलग अलग बिंदुओं, इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इस बिंदु से इस बिंदु को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ये प्लस क्यू आवेश के कारण लिखिए अच्छे से कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर इसको एक अच्छा वो क्या कह सकते हैं नोटेशन देंगे, एक अच्छा सा प्रतीक देंगे कि हमको पहचानने में आसानी हो। ई प्लस क्यू माने प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे वेक्टर फॉर्म पे ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसका सूत्र लिखेंगे 1/4πε0। यहाँ पर अगर ये सारा ही सिस्टम अगर के परावैद्युतांक के माध्यम में हो रहा है तो यहाँ पर आप के ले लीजिए, ताकि वैसे इसका ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मगर हो सकता है कि परावैद्युतांक का माध्यम इसलिए के ले लिया गया और यहाँ पे प्लस क्यू लिया गया। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे दो ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो होती इसका आवेश और उसकी दूरी। अब चूँकि हम प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु की दूरी लेंगे तो आप देखिए ये टोटल दूरी r है और ये टोटल दूरी a है, तो इतनी दूरी होगी r माइनस a, जिसको आपने समझ लिया है अगर तो r माइनस a डायरेक्ट लिखा जा रहा है और उसका होल स्क्वायर। और दिशा, अब आप दिशा देख लीजिए, ये दिशा, अब देखिए यहाँ पर ई की दिशा कैसे पता करेंगे। अब देखिए बिंदु भी यहाँ पर है और बिंदु क्यू यहाँ पर है, और सॉरी ये बिंदु आवेश जो है प्लस क्यू है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे 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 होंगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर दिशा ये वाली है, माने बिंदु बी पर ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे काम करेगी प्लस के लिए। तो यहाँ पर दिशा इधर को होगी, वो भी अक्ष पर होगी यहाँ पर। तो ये इसकी दिशा और इसकी दिशा बराबर है, तो आप लेना चाहें तो यहाँ पे पी कैप भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि पी कैप सिर्फ केवल दिशा बता रहा है, इसमें अपना ये नहीं कि ये ई है तो इसमें पी कहाँ से आ गया, केवल वो दिशा बता रहा है, इसलिए आप पी कैप ले सकते हैं। तो आपने ये ले लिया। अब इसके बाद
लिखिएगा कि माइनस क्यू के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, ई माइनस ऑफ क्यू, ई माइनस क्यू, ये बस केवल ऑफ ना लगाना, माइनस क्यू केवल प्रतीक है कि यहाँ ये माइनस क्यू के द्वारा लगने वाला बिंदु पर आवेश है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल नहीं लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर कोई आवेश नहीं है, बस केवल नॉर्मल एक बिंदु है, कोई आवेश नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आवेश हो सकता है, ये कहने का मतलब है, हो अथवा ना हो, उस बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र का तीव्रता केवल पता करने के लिए केवल यही लिया जा रहा है, इसी को प्रयोग किया जा रहा है, ना कि यहाँ पर एफ लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी परावैद्युतांक के ले लीजिए, और चूँकि यहाँ पर हमने माइनस क्यू लिया है इस बार, तो माइनस क्यू लिखा गया, क्योंकि केवल आवेश लिखा जाता है, वो भी केवल वो आवेश जिससे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। अब इस बिंदु आवेश से इस बिंदु बी की दूरी देखिए, इतनी दूरी आर है और इतनी दूरी आपको पता है कि ओ से ये दूरी ए है, तो ए ये टोटल दूरी हो जाएगी आर प्लस ए। क्यों होगी? क्योंकि केंद्र से इस बिंदु की दूरी आर और इधर से इधर की दूरी ये ए है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर दिशा देखिए, दिशा देखिएगा, दिशा यहाँ पर क्या होगी, बिंदु बी अगर यहाँ पर है और बिंदु माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है, इतनी दूरी है, जब भी माइनस क्यू होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे होती हैं, जो कि ये दिशा दिखाती हैं कि सारे विद्युत क्षेत्र इस दिशा की ओर खसकेगा, हल्का सा खसकेगा। कह लीजिए कि यहाँ पर ऐसा होगा कि बिंदु बी पर कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो उसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी अंदर की ओर, माइनस क्यू की ओर। हमेशा ही ई की जो दिशा होती है, आपको कल बताया गया था कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जाती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी। तो यहाँ पर बी पर दिशा जो होगी वो अंदर की ओर होगी, या कह सकते हैं माइनस ई, मतलब इसके पी कैप के पी वेक्टर की उल्टी दिशा होगी, पी वेक्टर की दिशा के विपरीत दिशा बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर आप पी कैप तो लीजिएगा, मगर माइनस ले सकते हैं। माइनस लेने का क्या अभिप्राय होगा? माइनस लेने का अभिप्राय ये होगा कि ये उल्टा हो गया। वैसे यहाँ पर एक बात ध्यान दी जाए तो एक माइनस पहले से ही लगा है, ये माइनस इसके लिए भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ई का बस केवल ये, अगर इस माइनस को हटा दिया जाए तो ये पूरा चीज़ बस केवल ई का केवल परिमाण बताएगा, और इधर वाला माइनस अगर इधर रखा जाए तो ये चीज़ बताएगा उसके क्या कहते हैं दिशा को। तो आप इन दोनों को समीकरण, इसे 2 ले लीजिए, इसे समीकरण 3 ले लीजिए, और अब तो प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण लिखिएगा बी पर कुल आवेश, कुल विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन पॉइंट बी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पॉइंट चार्जेस, ऐसा लिखिएगा इंग्लिश में अगर लिखना हो तो यहाँ पर होगा बस केवल ये कि पी ई प्लस क्यू प्लस ई ऑफ माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आप मालूम है कि ये चीज़ कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया और अंदर रखा क्या, अंदर हमने लिखा प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इधर हमने लिखा ये बटे का होल स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर पी कैप है और यहाँ पे पी कैप है, अगर ये माइनस में है, हमने इसको क्या किया, बाहर ले लिया, तो बस केवल यहाँ क्या बचेगा, माइनस, यहाँ केवल माइनस का मतलब होगा, ये आप कह सकते हैं -1 ले लीजिए, और यहाँ पे आप केवल 1 ले लीजिए। 1 का क्या मतलब हुआ कि भाई देखिए, अगर पी कैप लिखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, पी कैप इंटू 1, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये माइनस इस तरह से कुछ करके बाहर आ गया,
p यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ पर बस केवल -1 बचा, वही यहाँ पे लिखा गया है। और अब इसके बाद देखते हैं, इसको और हल करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप लेना चाहें तो q बाहर आ सकता है, q बाहर आया 1/4πε0 k आया 1/r-a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस है ना तो यहाँ ऐसे आ गया, और यहाँ पर r+a का होल स्क्वायर, और p कैप को मैंने यहाँ ले लिया। आप सोच रहे होंगे ये माइनस लगा है, r- एक छोटी संख्या है, r+a एक बड़ी संख्या है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये कैसे हो सकता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्यों घटाएं? हमेशा बड़ी से छोटी घटाया जाता है। देखिए r- से छोटी संख्या है मगर इसका स्क्वायर और छोटा होगा, और जब ये 1 में है तो ये बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर r+a एक बड़ी संख्या होगा, उसका स्क्वायर बड़ी संख्या होगा, मगर 1/r+a का होल स्क्वायर ये एक छोटी संख्या होगा, तो इसका टोटल आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। देखिएगा, अब देखिए इसका फिर LHS लेके आगे हल करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। आप बीजगणितीय नियमों से इनको हल करेंगे तो ऐसे ही आएगा कुछ। और यहाँ पर r-a का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर। देखिए ये कैसे हुआ आपको मालूम ही है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और अब इसको हल कर लेते हैं। ये a+b का होल स्क्वायर एक तरीके से लिखा है, और ये a-b का होल स्क्वायर लिखा है। तो आप दोनों फार्मूला यहाँ पे लगाइए और इसका मतलब क्या कह सकते हैं, प्रसार करिए, एक्सपेंशन करिए, तो आप पाएंगे कि ये कुछ हो जाएगा ऐसे। आप इसको पूरा हल करिएगा, a² + 2ar प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस नहीं माइनस है ना, तो हम पहले इसको पूरा प्रसार कर लेते हैं ब्रैकेट में लिख के, r+a का होल स्क्वायर माइनस 2ar। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे जो लिखा है उसको मैं बता देता हूँ, r-a का होल स्क्वायर इंटू r+a का होल स्क्वायर। ये कुछ x - y इंटू x+y बराबर x² - y² की फॉर्म का सूत्र लगने वाला है। यहाँ पर भले ही इन पे स्क्वायर चढ़ा है, अगर स्क्वायर चढ़ा है तो देखिए ऐसा होने वाला है कि इस पर भी टोटल स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये कैसे हुआ, आप अगर ये सोचें तो आप एक काम करिए, इसको 2 बार लिख लीजिए, मतलब r-a इंटू r+a। आप इसको मतलब ये जो नीचे चीज़ दी गई है ये चीज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब आप इतने में ही वो सूत्र लगाएंगे तो ये r² - a² और यहाँ पर भी फिर से r² - a² हो जाएगा, और टोटल जब गुणा होगा आपस में तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये यही चीज़ यहाँ पर करने जा रहा हूँ, एक बार मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इसका होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जाए, इस ऊपर वाले हिस्से को भी। वैसे चाहे तो ब्रैकेट यहीं पे खोल, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसको ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा टोटल E बराबर Q इंटू पी कैप अपॉन 4πε0 के, यहाँ पे Q बाहर ही है। देखिए यहाँ पर फिर अच्छे से लिखेंगे, r² + a² + 2ar माइनस r² - a² + 2ar। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, r², यहाँ पे पहले ब्रैकेट खुलेगा, माइनस लगेगा, माइनस r², फिर यहाँ पे ब्रैकेट खुलने की वजह से माइनस लगेगा, -a², और यहाँ पे माइनस पहले से था तो माइनस लगेगा तो प्लस ar अपॉन, ये टोटल लिख लीजिए, r² - a² का होल स्क्वायर। अभी आप सोच रहे होंगे इस पर a² - b² का फॉर्मूला लगा करके पूरा एक्सपेंशन क्यों नहीं किया जाता है, उसको अभी मैं क्लियर कर दूंगा। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी, ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएंगी, मगर ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आया 4ar अपॉन, ये देखिए नीचे आ गया r² - a² का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसे आया। अब देखिएगा टोटल ई वेक्टर
अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर इस बार अब नेक्स्ट लाइन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं ये वास्तव में होते किसके हैं, चूँकि होते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू, जैसे किसी छोटे बिंदु आवेश के। अब जैसे कि केमिस्ट्री में आपको एक केमिकल कंपाउंड मिलेगा HCl, HCl में H जो होता है पॉजिटिव और Cl जो होता है नेगेटिव, मगर H का जो साइज़ होता है बहुत छोटा और Cl का जो साइज़ होता है बड़ा। अब ये यहाँ देखिए साइज़ छोटा बड़ा आ गया, मगर जो आवेश होता है इसका प्लस क्यू और इसका उतना ही आवेश होता है मगर माइनस में होता है माइनस क्यू। ये Cl और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो परमाणु होते हैं छोटे छोटे होते हैं। अगर ये दूरी इनके मतलब साइज़ के हिसाब से थोड़ा अच्छी खासी होती है, मगर जब कोई बहुत, अब जैसे HCl वो परमाणु है, सॉरी इतना और ये कुछ इतना ले लीजिए, तो यहाँ पर जैसे कोई बिंदु आवेश है, या थोड़ा और दूर ले लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु O पर इस दोनों की वजह से कोई यहाँ इन दोनों की वजह से टोटल कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसके इन दोनों बिंदुओं के केंद्र को लेते हैं, इन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्र को लेते हैं और इस केंद्र से इस बिंदु पर लगने वाला टोटल दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर पाते हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए वांडरवाल्स के नियमों का प्रयोग करके ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं R, ये दूरी R ज्ञात कर ले जाते हैं। ये ज़्यादा सरल होता है दूरी ज्ञात करना, मगर इन दोनों के बीच की ये छोटी दूरी जो होती है A, इसको ज्ञात करना कठिन भी होता है और साथ ही साथ इसको ज्ञात करना ज़्यादा ज़रूरी होता भी नहीं, क्योंकि इन दोनों की ये जो बीच की दूरी होती है इस दूरी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। माने अगर ये 2 एंगस्ट्रॉम है तो ये ज़्यादा ही बड़ी दूरी निकल के आएगी, वो कुछ मिलीमीटर में नैनोमीटर में या कुछ माइक्रोमीटर में दूरी निकल के आ सकती है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी दूरी होती है। 2 एंगस्ट्रॉम लगभग 2 × 10⁻10 मीटर की दूरी होती है। अगर इससे 10 गुना बड़ी दूरी, मान लीजिए 2 नैनोमीटर आ गया, माने 2 × 10⁻9, तो ये उससे 10 गुना बड़ी दूरी है। और जब इसका स्क्वायर होगा तो अब देखिए, अगर ये मान लीजिए ये R है, R बराबर है 2 नैनोमीटर, A बराबर है 2 एंगस्ट्रॉम, ये हुआ 2 × 10⁻9 और ये हुआ 2 × 10⁻10 मीटर और ये भी मीटर। इनका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा R² बराबर 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻18 और A² हो जाएगा 4 × 10⁻20। अब आपको मालूम पड़ रहा होगा ये इससे 200 गुना बड़ा है, A² से 200 गुना R² बड़ा है। यहाँ तो बस केवल इससे 10 ही गुना बड़ा था, मगर अब ये A² R² से A² R² से 200 गुना 100 गुना छोटा है और यह कह सकते हैं R² A² से 100 गुना बड़ा है। अब आप सोचिए 100 रुपये में अगर 1 रुपये जोड़ा गया तो ज़्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, या घटाया गया तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, मतलब ये तो आपको समझाने, आप अगर कॉपी में सॉल्व करें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। आप लिखिएगी चूँकि R इज़ ग्रेटर इतना, तो R² इज़ ग्रेटर देन, मतलब R जो है A से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए R² दूरी जो होगी, R² दूरी माने इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए A² टेंड्स टू 0, माने A² की जो वैल्यू है वो 0 के लगभग मानी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर हम A² को 0 लिखने वाले हैं, और जैसे ही हम A² को 0 लिखेंगे तो होगा क्या कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा, K इंटू 4AR अपॉन R² - 0 का होल स्क्वायर। इसको ऐसा किया, और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R² का स्क्वायर, और फिर ये बन जाएगा 4πε0K 4AR अपॉन R⁴। अब देखिए R/R⁴ लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी घात 1 है, ये नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और जैसे ये -1 होगा तो सूत्र बन जाएगा E वेक्टर बराबर Q P कैप अपॉन 4πε0K 4AR3। यही इसका अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बाह्य बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और साथ ही साथ उसकी दिशा का भी सूत्र होता है। मतलब दिशा के लिए भी, दिशा भी इससे पता की जा सकती है। अब आप कहेंगे दिशा कैसे पता करेंगे, तो देखिए E वेक्टर क्या है, एक सदिश राशि, और यहाँ पे
कौन सी एक चीज़ है जो दिशा को निरूपित कर रही है? आप कहेंगे ये वाली चीज़। तो यहाँ पे ई वेक्टर की जो दिशा होगी, ई वेक्टर की दिशा बराबर पी कैप की दिशा, क्योंकि देखिए बराबर का ही साइन लगा है तो इनकी दिशा एक बराबर होगी। आपका इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लिया, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए अब पहले इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको दिशा क्लियर करता हूँ। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं इसकी दिशा कैसे। देखिए दिशा देख लेते हैं अच्छे से, दिशा बहुत ज़रूरी होती है। कई बार सवाल दिशाओं पर ही बन किए जाते हैं। देखिए दिशा कैसे, ये चित्र इसको भी हटा दीजिए, एक नया चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमने प्लस क्यों लिया था, यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया था, और बाहर बिंदु बी लिया था बाहर, जो कि इनके केंद्र से r दूरी पर था और ये दूरी a थी। वही चित्र मैं दोबारा बना दे रहा हूँ ज़्यादा क्लियर हो जाए इसलिए। देखिएगा यहाँ पर बिंदु B के कारण, वो सॉरी बिंदु प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु B पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, माने बिंदु B से दूर की साइड, दूर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसका इतने को छोड़ के बस केवल इतने का, इन दोनों बिंदुओं का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र वाली रेखाओं के द्वारा निरूपित करें तो वो कुछ ऐसे होगा कि बिंदु क्यों के कारण ऐसे विद्युत क्षेत्र ऐसे लगेगा सभी दिशाओं में। देखिए सभी दिशाओं में ये विद्युत क्षेत्र के प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी, मगर हम उन रेखाओं को नहीं ध्यान में रखेंगे जिनका हमें ज़रूरत नहीं है, बस केवल उन्हीं को लेंगे जिनकी ज़रूरत है। तो अच्छी स्थिति में इस अक्ष पर, इस डॉटेड अक्ष पर केवल वो रेखाएं, केवल वो बिंदु या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो इसके लिए केवल यही वाला अक्ष लेंगे, बाकी ये सभी लाइनों को हटा देते हैं क्योंकि हमें केवल इसी बिंदु पर चाहिए क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो E प्लस क्यू की दिशा ये हो। अब इस आवेश को हटा दीजिए, अब इससे थोड़ा सा दूरी यहाँ पर ले लिया गया माइनस क्यू, और इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाले क्या कहते हैं टोटल इस बिंदु आवेश पर लगने वाले उसको देखना है, क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो इस बिंदु आवेश पर ऐसे कुछ ऐसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनेंगी जो कि दिखाती हैं कि इन बिंदुओं पर इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा होगी। अगर इसी लाइन को और यहाँ पर इसको बड़ा करके इसलिए दिखाया गया क्योंकि इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखा विद्युत क्षेत्र जो होगा इस बिंदु पर, बिंदु बी पर, उसकी दिशा इस तरफ होगी। मगर अब यहाँ पर कौन ज़्यादा है, देखिए एक तो अब इसको मिटा दिया जाए, पूरा मिटा दिया जाए। यहाँ पर आपने सोचा कि अब एक तरफ बिंदु बी पर प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू, इन दोनों के कारण एक बार प्लस क्यू के कारण इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है और एक बार माइनस क्यू के कारण इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है। तो इन दोनों में से लेना किसको है, क्योंकि ये तो फिर दोनों को बता रहे हैं, इन दोनों में फिर किसको लिया जाए, इन दोनों में लिया किसको जाए। तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है इसको पता करना पड़ेगा। तो एक बात बताऊँ, यहाँ पर चूँकि ये प्लस क्यू बिंदु बी के ज़्यादा पास है, बिंदु बी के ज़्यादा पास है, इसलिए ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं समझे, r² मतलब यहाँ पे दूरी का स्क्वायर, कैपिटल R² ले लीजिए। ई उसी का ई ज़्यादा होगा, माने ई प्लस क्यू ज़्यादा है कि ई माइनस क्यू ज़्यादा है, यही पता करना है। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू पता करना कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि प्लस क्यू आवेश, देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो हमें अगर इसका बड़ा रूप चाहिए तो इसका छोटा रूप लेना पड़ेगा। तो ये देखिए कहाँ पर r कम है, इस बिंदु आवेश के लिए दूरी की जो वैल्यू है वो कम है, केवल r है, और इस बिंदु आवेश के लिए दूरी की जो बिंदु बी से वैल्यू है वो r प्लस, एक तरीके से कह सकते हैं r+2a है। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर r माइनस ए, इसके प्लस क्यू के लिए r माइनस ए दूरी है, और जबकि r प्लस ए माइनस क्यू के लिए दूरी है। आप एक बात ध्यान दीजिए कि इसके मुकाबले ये इससे 2a दूरी और दूर स्थित है, और देखिए वैसे भी ये 2a दूरी और दूर स्थित है ही, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो होगा ई प्लस क्यू वो प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r - a का होल स्क्वायर की, और यहाँ पर
यहाँ पर ई जो माइनस है वो प्रोपोर्शनल होगा आर प्लस ए के। देखिए ये बड़ा है तो इसका पूरे को जो 1 करने पर ये एक छोटी संख्या निकलेगी, ये टोटल छोटी निकलेगी, भले ही ये टोटल, और यहाँ पर ये छोटा है मगर टोटल जो निकलेगा वो बड़ा निकलेगा। क्यों? क्योंकि 1/0.1 की वैल्यू 10 निकलेगी, मगर इसी की जगह अगर दूसरी संख्या हो जिससे बड़ी हो, इससे बड़ी ले लीजिए, इससे बड़ी का मतलब कितना 0.2 ले लीजिए बस केवल, इसका आप करेंगे तो 10/2 बराबर 5 आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर 0.1 से बड़ी ये है, मगर जो टोटल आंसर आया 10 वो 5 से बड़ा आ गया, ये देखिए। तो इसलिए जो नीचे जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा आने वाला है। तो इसीलिए ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू से बड़ा होगा, और जब ई देखिए ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू से बड़ा होगा तो यहाँ पर जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, परिणामी जो आएगा वो इधर की दिशा में आएगा। तो इस तरह से इसकी दिशाओं का भी एक अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल गया होगा ई प्लस क्यू के लिए। माने ई प्लस क्यू चूँकि ज़्यादा है और ई माइनस क्यू कम है, तो टोटल जो आएगा वो ई प्लस क्यू के हिसाब से लेना पड़ेगा। समझ गए आप? इसीलिए यहाँ पे ई प्लस क्यू की जो दिशा है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। और यहाँ पर ई प्लस क्यू की जो दिशा है वो इधर को है ई प्लस क्यू, और वही दिशा पी वेक्टर की भी है। पी वेक्टर की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है कि नहीं? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, और ये दिशा भी एक तरीके से इधर को है, इधर को दिशा है, और ये दिशा भी इस दिशा के बराबर है। तो इसीलिए ये दिशा और ये दिशा अब आपने देखा प्रैक्टिकली सही आ रही है, और थ्योरेटिकली भी ये दिशा ऐसे ही आ रही है। तो आप ये याद रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, अक्ष वाली स्थिति में, जब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु आवेश रखा हो, कोई बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी हो, तो उसके लिए सूत्र ये रहेगा परिमाण के लिए, और दिशा के लिए इन दिशा के लिए वैद्युत दिशा होगी। वही दिशा इस बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की नेट विद्युत क्षेत्र के टोटल तीव्रता के लिए भी होगी। ये इसका पहला लेक्चर था, पहला पोर्शन था। दूसरा पोर्शन देख लेते हैं। देखिए दूसरे पोर्शन में भी क्या होगा, विषुवत तल पर, विषुवत तल पर, विषुवत तल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर विषुवत तल ऐसे ले लिया जाएगा माइनस। देखिए अब ना ध्यान रखिए इधर माइनस क्यों है कि प्लस क्यों है। आप चाहे तो इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू ले सकते हैं, क्योंकि आंसर वैसे ही आने वाला है। बस हमको दिशाओं का ध्यान रखना कि दिशाएं ऐसे लेनी है अपने को, ओ सॉरी माइनस क्यू से प्लस क्यू लेनी है ऐसे। पी वेक्टर की दिशा ऐसे लेंगे हम। पी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव के अच्छे अक्ष पर रखा किसी बिंदु, मतलब जैसे कि विद्युत द्विध्रुव अक्ष इस तरह से है और इसके अक्ष पर कोई बिंदु है ए मान लीजिए, तो उसके लिए ई व पी में रिलेशन बताइए। तो ई बराबर, अब बस सूत्र रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आपने पिछला सूत्र लिखा था। क्यों? पी कैप आप रहने दीजिए या ले ही लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आया क्या था? यहाँ पर हमने जो पिछला सूत्र निकाला था वो ऐसे निकाला था। यहाँ पर अभी तक ई है, मगर यहाँ पे पी वेक्टर नहीं आया है। तो एक बात और देखिएगा कि ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों तरफ अगर आर का एक बार गुणा कर लिया जाए, ए इंटू आर का गुणा कर लिया, और नीचे आर क्यूब की जगह आ जाएगा R4। क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर गुणा किया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि पी वेक्टर की जो वैल्यू होगी उस वाले सिचुएशन में ऐसे प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 2a ली गई थी। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आगुण होगा वो यहाँ पर 2a इंटू क्यू होगा, इतनी दूरी। उसी को आप वैसे दूरी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना काफ़ी था। तो इतने में ही हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा तोड़ लिया। तो ये 2q इंटू 2a इंटू 2a, इसको इतना तोड़ लीजिए बस इतना। आप अगर आप इसमें तोड़ेंगे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2q इंटू 2a।
तो यहाँ पर Q देखिए Q इंटू 2a, Q इंटू 2a आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, और p कैप उसकी दिशा को निरूपित करने के लिए। तो यहाँ पर E और ये दोनों आ गया। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, ये केवल परिमाण है, तो इन दोनों गुणा हुआ तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन r क्यूब, और ये इसके वेक्टर फॉर्म में आंसर है। ये इसका अभीष्ट सूत्र होगा, क्या कहते हैं, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में संबंध के लिए। आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर विषुवत अक्ष पर, विषुवत का मतलब होता है ऐसे उन दोनों के लंबवर्धक पर, लंबवर्धक पर कोई बिंदु है तो बहुत दूर, मगर इसको पास में लिया जा रहा है थोड़ी देर के लिए, सरलता के लिए बिंदु ए ले लीजिए। अब इस बिंदु से ये जो है ये दूरी, ये बिंदु ओ है, उन दोनों का केंद्र, और ओ से पिछले सवाल की तरह इसमें भी मानिए कि माना कोई बिंदु ए माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2a पर। अब अगर 2a लिए जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये दूरी फिर से वही a हो गई और ये दूरी फिर से वही a हो गई। तो यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2a पर स्थित हैं, अर्थात दोनों, और उन दोनों के, ये देखिए शुरुआत से आप ये लिखेगा कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिला करके एक विद्युत द्विध्रुव बना है, जिसका जो ये बिंदु आवेश आपस में अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2a पर स्थित हैं। इन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्र O से r दूरी पर, यहाँ पर r दूरी ये होगी, तो r दूरी पर इन दोनों बिंदु आवेशों के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु A है। उस बिंदु पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना उनकी विद्युत द्विध्रुव की टोटल जो तीव्रता होगी वो E होगी। तो देखते हैं इस सवाल को हल करके। अब यहाँ पर लिखते हैं कि माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम तीव्रता निकालते हैं तो आएगा E प्लस क्यू बराबर, वेक्टर फॉर्म पे ले लीजिए। देखिए E प्लस क्यू इस बार क्या होगा, ऐसे कुछ, तो जो ऐसे निकलेगा वो इधर को होगा, तो ये दिशा आपको मालूम पड़ गई, E प्लस क्यू की दिशा इधर को होगी। तो यहाँ पर लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम परावैद्युतांक के लिए, और यहाँ पर हमने लिया प्लस क्यू अपॉन दूरी। देखिए अब देखिए ये दूरी A है, ये दूरी R है, हमें ये दूरी चाहिए, तो आप इसको टोटल ले सकते हैं। देखिए A और R, तो ये दूरी कितने निकलेगी, √r² प्लस a², √r² प्लस a², ये दूरी निकलेगी। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ई का सूत्र होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन r² इंटू इनकी दिशा, इसकी दिशा मत लीजिए इस बार, क्योंकि अभी दिशा को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ले लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगा माइनस E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन R। ये देखिए इसमें भी दूरी कितनी होगी, ये दूरी R है, ये दूरी A है, तो ये दूरी A है, तो यहाँ पर टोटल दूरी फिर से जाएगी √r² प्लस a², पाइथागोरस की थ्योरम से लगा है। और इसमें जो दिशा होगी वो कुछ ऐसे होगी, E माइनस क्यू के लिए ऐसे या ऐसे, और अब देखिए ऐसे, फिर
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देखिए ये क्या, यहाँ पर आप एक बात पा रहे होंगे, सॉरी, जो माइनस क्यू का आवेश होता है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ होती है, मतलब सब कुछ अंदर, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को अंदर की तरफ सोख रहा होता है, ऐसे ऐसे या इधर से सभी जगहों से इस बिंदु पर, इस बिंदु आवेश की तरफ खींच रहा होता है। बिंदु आवेश की ओर सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं, आकर्षित होती हैं। तो यहाँ पर हमें इस वाले दिशा की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ इसको बढ़ा के ऐसे कर सकें। तो आप इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हमें इसको ज़रूरत पड़ेगी। और इनकी अब दिशाओं को देख लेते हैं, अब इनकी दिशाओं को देख लेते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा मैं कर रहा हूँ। बिंदु ए यहाँ पर रखा है और बिंदु ए पर दो तरह से मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। एक लग रहा है ई प्लस क्यू ऐसे, और एक लग रहा है माइनस क्यू ई माइनस क्यू ऐसे वाला। दोनों ये जो कोण बना रही हैं वो कोण आपस में बराबर होंगे। देख लीजिए, कारण ये, अब ये आप सोचेंगे कोण बराबर कैसे होंगे, तो ये ऐसे होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये लंबवर्धक है। तो ये कोण थीटा, तो ये कोण भी थीटा, और ये कोण थीटा, तो दोनों कोण आपस में सब थीटा बराबर होंगे। मगर यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी है पता है? अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक लंब घटकों की। घटक का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। इनके क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्या कहते हैं वो वाले घटक लेते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। इसका ऊर्ध्वाधर घटक इस वाले वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक इसके सापेक्ष लेने पर इस दिशा में होगा, जो कि ऐसे होगा। ई प्लस क्यू, ऊर्ध्वाधर के लिए मैं से क्या लिख दूँ, वर्टिकल लिखता हूँ। वी का मतलब वर्टिकल होता है, और इंग्लिश में से हिंदी में ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे और इंग्लिश में वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल के लिए इसका जो होगा कंपोनेंट थीटा के हिसाब से इधर आ जाएगा। मतलब ये आपने पढ़ा नहीं है ना सदिश, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर ई प्लस क्यू और हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे लिख लिया। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, तो ये कुछ ऐसे आ गया। और यहाँ पर इसका भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक लेते हैं। थीटा, इस थीटा के हिसाब से इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा ऐसे। देखिए ई माइनस क्यू और वर्टिकल। और यहाँ पर ई माइनस क्यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा इधर, ई माइनस क्यू और हॉरिजॉन्टल घटक। अब यहाँ पे 4 घटक हो गए हैं, टोटल देखिएगा 4 घटक हैं। कैसे? इसी बिंदु पर ऊपर की तरफ ई प्लस क्यू और हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मैंने इस ये वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि थोड़ा ऐसे खसक गया है, ये वाला आया है, और इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे खसक गया है और इधर आया है। और ये दोनों परिमाण में बराबर हैं। सूत्र में आप देख सकते हैं परिमाण में बराबर है दोनों। तो इसके लिए परिमाण में बराबर हैं, और चूंकि इनका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उनके जो सूत्र होंगे, चूँकि थीटा बराबर है और थीटा के साथ साथ अभी देखिएगा इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे इतना ऑफ कॉस थीटा आएगा, और इसका भी ई प्लस क्यू कॉस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमने इसे माना है। तो ये ऐसे होगा, तो इसका कंपोनेंट जो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कॉस थीटा के रूप में ऐसे आएगा। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर अब इनके ये वाले घटक लेते हैं, वर्टिकल घटक ई प्लस क्यू वी, और यहाँ पर ई माइनस क्यू वी, ये वाले मतलब ई माइनस क्यू ये था, इसका ऐसे था, और इसका जो क्या कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे लगेगा क्या, इसकी जो वैल्यू होगी वो ई माइनस क्यू की वैल्यू में साइन के गुणा के बराबर होगी, साइन थीटा के गुणा के बराबर। और ये इसकी वैल्यू जो होगी ये भी ई प्लस क्यू के साइन थीटा गुणा के बराबर होगी। यहाँ पर होता क्या है कि इसकी दिशा जो ऐसे थी, ऐसे, तो ये इधर को आया, और इसकी दिशा बाहर को तरफ थी, तो ये कुछ ऐसे आया। और देखो दोनों एक ही दिशा की तरफ दिखा रहे हैं,
तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तब जाके टोटल ई पर मतलब टोटल इस दिशा में लगने वाला ई निकलेगा, जो कि इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, -v प्लस ई प्लस क्यू वी। तो इन दोनों को जोड़ा गया तो आगे इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इसको दो तरह से हल कर सकते थे, मतलब इसको घटक के रूप में चाहे निरूपित कर लीजिए, चाहे ऐसे जोड़ दीजिए। अब देखिए, जोड़ने के लिए हमने अगर पहले से वेक्टर लिया होता इसमें, और वेक्टर के साथ साथ यहाँ पे एक दिशा ले ली होती, ई प्लस क्यू कैप, और यहाँ पे ई माइनस क्यू कैप, माने ये दिशाएं, और इन दोनों दिशाओं को आप जोड़ेंगे अच्छे से। दूसरे तरीके से जोड़ के भी दिखा देता हूँ। तो ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, टोटल वैद्युत क्षेत्र ई मान लीजिए, तो आप पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट है, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे r² प्लस a² आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको जोड़ करके, जोड़ने के लिए बस केवल इनकी दिशाओं को अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा। देखिए, ई वेक्टर प्लस क्यू, और यहाँ पर प्लस लगा करके ई वेक्टर ई कैप माइनस क्यू, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन है, इन दोनों में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये अंडर रूट क्यों हट गया, क्योंकि स्क्वायर लगा है और अंडर रूट भी है, तो उसको अंडर रूट को हटा दिया गया। अब देख, इन दोनों को अलग से जोड़ते हैं। अब इसको मैं दूसरे तरीके से जोड़ के दिखाता हूँ, ये कुछ बच्चों को ना समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे तीर बन गए हैं ना, तो इसको मैं एक और तरीके से जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए, जो चित्र है बिंदु ए पर, वो ऐसे है। ये क्या है, ये वही विषुवत रेखा है जो नीचे से बढ़ाई गई है, यहाँ से जो विषुवत रेखा बढ़ाई गई ये वही है। बाकी यहाँ पर माइनस क्यू, सॉरी, यहाँ पर हमने प्लस क्यू लिया था, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू ऐसे दूरी पर है कुछ। तो हो क्या रहा है कि माइनस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा आ रही है वो ऐसे आ रही है, और यही इसको कैप ले लीजिए इसके लिए, और इसके लिए इसकी दिशा को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये ऐसे होगा, ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि वो लंबवर्धक है। ये जो है लंबवर्धक है, जो कि इन दोनों को बराबर कोणों पर काटता है, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से आपस में बराबर हैं, और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ, ये थीटा बराबर होने की वजह से, देखिए इन दोनों को जोड़ना है ना, तो इसको आप चाहे वेक्टर फॉर्म पे जोड़ दीजिए, चाहे घटक करके जोड़ दीजिए। अब चूँकि घटक से ज़्यादा आसानी समझ में आ रहा था इसलिए समझा रहा था, मगर क्या कहते हैं, इतने सारे तीर बनने की वजह से नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी इसको मैं तीर से ही समझा देता हूँ, क्योंकि उससे हल करूँगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा। इसको जब कॉस मतलब इसका जो घटक लेते हैं ना, ऐसे किसी कोई अगर वेक्टर है ए वेक्टर, उसका थीटा लेकर के अगर 36 घटक लेते हैं, देखिए यहाँ पे होता क्या है, 36 घटक ऐसे दिया जाता है। जैसे कोई त्रिभुज है और ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, ये कोण थीटा है,
तो इसका क्षैतिज घटक ये दिशा होती है, ये दूरी होती है, माने ए का क्षैतिज घटक सी होगा और ए का ऊर्ध्वाधर घटक बी होगा, केवल बी होगा। मतलब ये कैसे होता है, सी बराबर, यहाँ पे सी बराबर ए ऑफ कॉस थीटा होता है और बी बराबर आ जाता है ए ऑफ साइन थीटा। इसको आप डिटेल में मैथ्स में समझिएगा, इसको बस केवल नॉर्मल फॉर्म पे मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बना लीजिए समझने के लिए, हल्का सा इधर भी बना लीजिए। तो आप इसको थोड़ा नज़र को ऐसे करके देखिएगा तो ये भी उसी त्रिभुज के जैसा है। तो यहाँ पर इसको इस थीटा कोण के साथ ऐसे झुका दीजिए, तो ये जो दूरी आई यही इसका क्षैतिज घटक होगी। और ये दूरी को पता करने के लिए आप बस केवल इस वाले में कॉस थीटा गुणा कर दीजिए, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और इसी तरह इसका क्या कहते हैं, इसकी अब देखिए इसकी जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, इसे ऊपर की दिशाओं को प्लस में ले लेते हैं और इधर की जो दिशा होगी उसको अगर नीचे की दिशा आएगी तो उसे माइनस में ले लेंगे। यहाँ पर इसको भी हमने नीचे की तरफ, इसको भी हमने थीटा कोण के साथ ऐसे घुमा दिया, तो ये जो आएगी ऐसे आएगा, ये ई प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल घटक है या क्या कहते हैं क्षैतिज घटक है, तो इसे 6 लिख दे रहा हूँ, 6 से क्षैतिज। और यहाँ पे ई माइनस क्यू का क्षैतिज घटक है, तो इसे नीचे की तरफ है, इसे भी क्षैतिज घटक होने की वजह से 6 लिख दे रहा हूँ। तो ये नीचे की दिशा को बस केवल ऐसे ले लेते हैं, ई कॉस थीटा, यहाँ माइनस क्यू का है। अब देखिए ये संख्या आपस में बराबर हैं, थीटा बराबर होने की वजह से कॉस थीटा बराबर है, तो इसलिए आपस में कट गई क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं इस तरह। तो ई जो यहाँ पर इस रेखा के अनुदिश जो भी ई वेक्टर इसके टोटल घटक होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे केवल ये दोनों। यहाँ पर ये इन घटकों को लेने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे घुमाया और इसको ऐसे घुमाया, और जब ऐसे घुमाओगे तो ये इस दिशा में और ये वाला तीर के साथ ये आएगा, तो ये कुछ इस दिशा में, और दोनों एक ही दिशा में दिख रहे हैं, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ जाएगा ताकि नेट निकल के आए। नेट कितना प्रभाव पड़ रहा है, वी से वर्टिकल या कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक, वो लिख लीजिए अपने केवल समझने के लिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो केवल इन दोनों को जब मतलब इनको पहले तो 2 हिस्सों में बांट लिया गया है, उनमें से एक घटक आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो बचे हुए दो घटकों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, वो भी ऊर्ध्वाधर घटकों को। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो इनका पहले पूरा मतलब क्या कहते हैं सूत्र लिख लीजिए कि जिस तरह हमने इसको कॉस थीटा गुणा किया था, इसमें हमको करना पड़ेगा गुणा साइन थीटा का, ई माइनस क्यू, और यहाँ पर भी ई प्लस क्यू के साइन थीटा। और अब इसको हल कर लीजिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनकी जगहों पर वो उनको लिख लीजिए अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चूँकि बराबर ही है, नहीं समझे, मतलब ई माइनस क्यू ये वाला और ई प्लस क्यू ये वाला, इन दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर ही है, तो इसीलिए इसको टोटल बाहर लिया गया और साइन थीटा प्लस साइन थीटा उसको अंदर किया गया, तो यह आ गया 2 साइन थीटा ऑफ ई। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी दो बार लिखने से अच्छा है एक बार लिख लिया जाए, 2 साइन थीटा आ गया। और अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, फोर पाइव सेवन के ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसी में आपस में करके साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा हमने इसे माना या इसे माना है, तो इसी के हिसाब से साइन थीटा निकालते हैं। देखिए ये दूरी हमने आर मानी थी, ये दूरी हमने ए मानी थी, और यहाँ सॉरी ये इसी तरह यहाँ ना बनाया जाए, इसे ऐसे ले लेते हैं, ए है ये आर है, साइन थीटा होते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसी को ले लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब कितना है ए है और कर्ण कितना है ये आर प्लस ये वाला ये दूरी, तो अंडर रूट ये, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब साइन थीटा की जगह इतना लिख लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये आएगा क्यू इंटू 2a
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो पहले से था इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए संख्याएं वही हैं, ये एक तरीके से इसको और अच्छे से मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। गुणा करने पर देखिए देखते हैं क्या होता है, और जगह लिख सकते हैं। इसको एक तरीके से ये कर सकते हैं कि अंडर रूट, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमने पहले भी लिखा था, ये लिखा था हमने, इसको फिर से उसी तरह लिख लेते हैं। जब हम फिर से इसको उसी तरह लिखेंगे तो ये आएगा इसका होल स्क्वायर इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों वही चीज़ें हैं तो टोटल का होल क्यूब बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखे देता हूँ, ऐसे। और अब इसको ये देखिए ये चीज़ जो है वो बन गई क्या, देख लीजिए ये चीज़ बन क्या रही है। ये चीज़ टोटल q इंटू 2a, जहाँ पे इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होगा, p वेक्टर बराबर q इंटू 2a, इन दोनों के बीच की दूरी इंटू एक का आवेश का गुणा। तो यही यहाँ पर हमने इसको लिख दिया, इस जगह पर हमने पूरा p लिख दिया और इसको हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर थी। और यहाँ पर फिर से वही कि ए स्क्वायर, ये सॉरी आर जो है वो ए से बड़ा है, तो आर स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर से काफ़ी बड़ा होगा। ए स्क्वायर टेंड्स टू 0, तो इसलिए इसको इतना लिख करके आप इसको आगे अगली लाइन में लिखेंगे कि क्यू अपॉन सॉरी टोटल पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा ऊपर देता हूँ, दिख नहीं रहा है, कि पी अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट था तो अंडर रूट लगा दीजिए, टोटल होल क्यूब कर दीजिए। अब ये दोनों कट जाएगा, अब भाई अंडर रूट है अंदर स्क्वायर है तो ये पूरा हट जाएगा और ये हल होके आ जाएगा केवल आर क्यूब। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट जो सूत्र आता है, आखिरी सूत्र वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। अब इसकी दिशा कहाँ होगी, दिशा देखिए, ये दोनों जो क्षैतिज घटक थे आपस में कट गए थे और जो ऊर्ध्वाधर घटक थे ऐसे वाले, इसमें से इसकी दिशा ऐसे थी और इस वाले की दिशा ऐसे थी, तो इन दोनों के आपस में इस तरह होने की वजह से टोटल जो दिशा आएगी अल्टीमेट वो इधर को होगी। मतलब इस बार जो ई वेक्टर की दिशा आई है वो इधर से इधर को आई है, प्लस क्यू से माइनस क्यू को आई है। तो इसलिए इसकी तो जो दिशा होगी वो पी वेक्टर की दिशा के विपरीत होगी। पी वेक्टर की दिशा चूँकि प्लस पी कैप है, पी कैप का मतलब ये देखिए, पी कैप का मतलब इधर से इधर को। आंसर जो आया है ई वेक्टर की दिशा के लिए वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी दिशाएं जुड़ी थी, तो इसलिए ये आ जाएगा कुछ ऐसे। सॉरी यही इसका अंतिम सूत्र है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए क्रम बाई क्रम, क्योंकि काफ़ी जगह आगे पीछे करके दिशाएं रखी गई थी। आज के लिए इतना ही।